न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक और नजर आज की हेडलाइंस का। जहां झुकी वहां मकान का क्या हुआ, बुलडोजर एक्शन पर आपका दिल्ली सरकार पर निशाना। स्वयं रघुवंशी को लेकर गाजीपुर एसपी का बयान। IAS अधिकारी के घर से नोटों का जखीरा बरामद। तो खबरें विस्तार से। जहां झुकी वहां मकान का क्या हुआ, बुलडोजर एक्शन पर आपका दिल्ली सरकार पर निशाना। दिल्ली में झुग्गियों के तोड़े जाने को लेकर राजधानी में सियासत तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि झुग्गियों का ध्वस्तीकरण कोर्ट के आदेश की वजह से कराया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार का जहां झुग्गी वहां मकान का वादा अन्य कई वादों की तरह खोखला साबित हुआ। आप सड़क से लेकर संसद तक झुग्गीवासियों के अधिकारों के लिए लड़ेगी। आपने फिर से सीएम रेखा गुप्ता से पूछा है कि आपके वादा का क्या हुआ। वही आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। जनता का भी और मेरा भी, मैं अपनी जनता से बातचीत करने आया हूँ। इस प्रकार से करेंगे तो ठीक नहीं है। संविधान की भी अवहेलना है, संवैधानिक अधिकार की अवहेलना है। क्षेत्र में कोई 144 नहीं लगा हुआ है, लेकिन पुलिस आकर किस प्रकार से भाजपा के प्रधान के काम कर रही है, ये तो अन्याय है। ये तो सरासर अन्याय है। ये सरासर अन्याय है। ये सरासर अन्याय है। सरासर अन्याय आपको अरेस्ट करना, मुझे अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लो ना, मुझे क्या समस्या। अरे मैं लोगों से बात तो करूँगा, अब यहाँ नहीं करूँगा। लैंड होने एजेंसी में नहीं, परमिशन नहीं है आपका। लेकिन मैं मुकेश जी को कह देना चाहता हूँ, अब मैं क्षेत्र के अंदर कोई मीटिंग नहीं होने दूंगा। जहाँ 4 लोग इकट्ठे होंगे वहाँ बोलूंगा भी परमिशन लिया कि नहीं लिया। आज जो आप कर रहे हैं देख लीजिए। मीडिया से बातचीत करनी है, जनता से बातचीत करनी है। कोई इमरजेंसी लगा हुआ है यहाँ पे, क्या तरीका? क्यों भाई, हमारी गरीब मार हो रही है। हम एक एक पत्थर मारने जा रहे हैं। मोदी क्या हमारे साथ नहीं जाने देंगे। अरे ऑफेंस क्या है? क्या थोड़ा सा साइड है। भाई मैं कह रहा हूँ, क्या लोगों से बातचीत करना गुनाह है? नहीं, गुनाह क्या है? मैं कह रहा हूँ गुनाह क्या है? गुनाह क्या किया मैंने? अरे मैं कह तो रहा हूँ गुनाह क्या किया भाई साहब, तो बता दो। अरे मेरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि गुनाह क्या किया, ये तो बता दो। मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मैं तो कर रहा है। मैं तो बात कर रहा हूँ। की मुसीबत नहीं है। आपने कहा कि ठीक है जी, इसका परमिशन नहीं, मैं यहीं चला जाता, अंदर चला जाता हूँ, अंदर बात कर लेंगे। हाँ, कैंप में ले जा रहे हैं अंदर, यहाँ परमिशन नहीं है ना, हम कैंप कॉलोनी में नहीं कर सकते।
कोई लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत हो रही है। सारे किसी ने खरीद थोड़ी ना लिया है। हमने आपको भेजा उठा चिट्ठी, आपने कैंसिल तो नहीं किया? आपने कैंसिल किया? आपने कहा कि दिखाओ चिट्ठी कहाँ कैंसिल है? ऐसे कैसे मत करिए। आप एक बात आप बता दूं कि आप अगर की और परमिशन नहीं हुआ, आई विल बी द वर्स्ट पर्सन टू फेस। दिस मैटर विल गो टू द कोर्ट। ये क्या तरीका है? छोटी छोटी मीटिंग करने को परमिशन दी है? हमने इंटीमेशन दे दिया आपको। हमने आपको इंटीमेशन दे दिया। यहाँ पे सब कोई ठीक ठाक चल रहा है। कौन लेता है लेने में? बताइए। कोई नहीं लेता सर। कौन लेता है? कोई नहीं लेता। अभी यहाँ पे ना उधर सामने के समारोह में प्रोग्राम है यहाँ पे, किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है। इसके लिए बताइए। किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है। अरे बात करना क्या है? भाई बातचीत करने को बस ठीक और कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं। मतलब डर भी दो और रोने भी मत दो। जनता से बात भी करने मत दो। और ना आए तो दिखाए, हर वक्त लंगा करके ना दिखाए, हमें तो भागना ही भागना। वो आता अच्छा भैया, यहाँ से हम मीटिंग खत्म कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं। वो तो लाउड है नीरज भैया। और सुनो, ये तकलीफ सबको आने वाली है। आज झुग्गी वालों पे है, कल प्रेस कॉलोनी पे है, सब पे आएगी। और पुलिस के साथियों को इज्जत देने वाला सिर्फ केजरीवाल रहा। 1-1 करोड़ रुपया दिया था। अगली खबर, सोनम रघुवंशी को लेकर गाजीपुर एसपी का बयान। यूपी के गाजीपुर के पास मिली सोनम रघुवंशी के बारे में गाजीपुर एसपी इराज राजा ने कहा है कि हमें मध्य प्रदेश पुलिस से सूचना मिली कि सोनम नामक महिला बनारस गोरखपुर राजमार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए हम मौके पर पहुंचे, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया। हम मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस के संपर्क में हैं। उनकी टीमें जल्द ही यहां पहुंचने वाली, वे आगे की जांच करेंगे। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र। अगली खबर, आईएएस अधिकारी के घर से नोटों का जखीरा बरामद। ओडिशा से पिछले एक सप्ताह में रिश्वतखोरी का दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के बाद अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में तैनात अधिकारी 10 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी आईएएस अधिकारी ओडिशा के कालाहांडी जिले का धर्मगढ़ में उप जिलाधिकारी के रूप में तैनात हैं। ओडिशा के सतर्कता विभाग ने शनिवार को रिश्वत मामले में आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, जहां से अभी तक 47 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं इस छापेमारी में बरामद नोटों को एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 500 व 2400 रुपए की नोटों की गड्डियां दिख रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रिश्वत मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी का नाम धीमन चकवा है। अगली खबर, ठाणे रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, पुष्पक एक्सप्रेस से गिरे 10 यात्रियों में से 5 की मौत। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लखनऊ जा रही पुष्पक एक्सप्रेस से गिरकर 5 यात्रियों की मौत की दुखद घटना सामने आई है। यह हादसा दीवा और कोपर स्टेशन के बीच हुआ है। सेंट्रल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल
लीला ने बताया है कि घटनास्थल पर तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के बाद भी रेल यातायात सामान्य है और कोई व्यवधान नहीं हुआ है। हादसे की सूचना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। ट्रेन से गिरकर घायल हुए लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया जा रहा है। रेल अफसरों ने कहा है कि हालांकि हादसे की जांच जल्द ही की जाएगी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 10 से 12 यात्रियों के गिरने की खबर आई। अगली खबर, रायपुर मोदी सरकार की 11 वर्ष पूर्ण बिलासपुर में बीजेपी की कार्यशाला। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है और इस बार केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प से सिद्धि अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने 9 जून से 21 जून तक राज्य भर में इस वृहद अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान हर शक्ति केंद्र में चौपाले, योग शिविर और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य डबल इंजन सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि यह देश और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पीएम मोदी के 2 कार्यकाल के बाद आज उनके तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है। 11 वर्षों की इस यात्रा में भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये देश के लिए और हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल के बाद ये तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है और ये 11 साल की यात्रा हिंदुस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है। वो कश्मीर का मामला हो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक हिंदुस्तान की हर राज्य में विकास की नई संभावना आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वो चाहे किसानों की योजना हो, मजदूरों के लिए योजना हो, युवकों के लिए योजना हो, आईटी और आईटी से रिलेटेड विषय को लेकर आगे बढ़ के काम करने की योजना है, डेवलपमेंट के नए आयाम, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतर काम। कल ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे जो पुल का लोकार्पण हुआ वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे माननीय मोदी जी का प्रयास है और आज देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे आईआईटी का मामला हो, चाहे आईएम का मामला हो, चाहे और अच्छे शिक्षा संस्थान खोलने की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की जाल बिछाने का काम, हर जिला मुख्यालय में एक मेडिकल कॉलेज, ये अद्भुत कल्पना मोदी जी की है। और इस कल्पना के अनुसार आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं और खास तौर से बस्तर के विकास के लिए, सरगुजा के विकास के लिए, ट्रैवल क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना उन्होंने बनाई है, तो वो उसका लाभ उन क्षेत्र को लोगों को अच्छे से मिल रहा है। 25 लाख से ज्यादा हमारे ऐसे आदिवासी भाई जिनका नाम अनुसूचित जनजाति में नहीं आया था, इनके भी नाम को जोड़कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का पूरा लाभ मिले, ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके इसमें 25 लाख परिवारों को राहत देने का काम भी किया है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं। मैं तो सिर्फ आज बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को कि ये कार्यकाल जो तीसरे टर्म का है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी शक्ति, जो कल्पना हमारी और आपकी और 130 करोड़ लोगों की है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति इंग्लैंड को से आगे बढ़ के यदि आज हम पहुंचे हैं तो ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, वित्तीय प्रबंधन है। सर, बोध घाट परियोजना और महानदी इंद्रावती इंटरलिंकिंग की परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रवास में थे और वहां माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उसका एक सार्थक परिणाम
जो छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा करेगा और विकास के नए आयाम छूने में हम सफल होंगे। बड़ी योजना बोधघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना और उसके साथ साथ इंद्रावती महानदी लिंक परियोजना, ये कल्पना कब से छत्तीसगढ़ के पहले मध्य प्रदेश में थे तब से कल्पना थी और बोधघाट तो का काम भी शुरू हो गया था। वहाँ पे टनल बन के तैयार है। वहाँ पे बोधघाट के नाम से बस जगदलपुर में कॉलोनी बन के तैयार हो गई। लोग वहाँ पे काम करना शुरू कर दिए थे। अब मुझे लगता है कि 3,10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की योजना, ये इतनी बड़ी योजना है कि पूरा दंतेवाड़ा इसका लाभान्वित होगा, सुकमा होगा और उसके साथ ही साथ 3 जिलों को इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और विद्युत परियोजना भी इसके साथ हाइडल प्रोजेक्ट है, उसका भी लाख 500 मेगावाट पावर जनरेशन के मिलेगा। मत्स्य पालन से लेकर इनडायरेक्ट डायरेक्ट लाखों लोगों को रोजगार के अवसर खुलेंगे और पूरा बस्तर आज जिस स्थिति में है वो तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने यदि इस परियोजना में आगे बढ़ने की बात कही है तो मैं समझता हूं कि इसका कागज पर क्रियान्वयन भी शीघ्र होगा। अगली खबर, दिल्ली संयुक्त राष्ट्र से सासाकावा पुरस्कार प्राप्त करने पर महापात्रा का बयान। दिल्ली संयुक्त राष्ट्र से सासाकावा पुरस्कार प्राप्त करने पर IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि मुझे संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार मिला है, यह वास्तव में पूरे देश की उपलब्धियों की मान्यता है। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए अपनी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार किया है और अब सक्रिय प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को उजागर करने के लिए दिया गया था जो लोगों तक पहुंचने और आपदा से संबंधित नुकसान को कम करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पूर्वानुमान की सटीकता में लगभग 40-50% सुधार हुआ है। अब हम केवल पूर्वानुमान जारी नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रभाव आधारित पूर्वानुमान भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, अभिवादन देता हूं। मुझे ये जो यूनाइटेड नेशंस की सासाकावा अवार्ड मिला है, ये पूरी देश की उपलब्धियां हैं, इसलिए मैं सभी के पास कृतज्ञ हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और हमारे सभी नेतृगण, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, सभी संस्थाएं, केंद्रीय संस्था, राज्य संस्था, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजास्टर मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स और सबसे ऊपरी जनरल पब्लिक, ये सभी की ये जो सफलता की यात्रा रहा, कंट्रीब्यूशन रहा है और ये विश्व दरबार में भारत का एक स्वीकृति है कि भारतवर्ष में जो सतर्क सूचना प्रणाली है, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम है नेचुरल हैजार्ड्स के लिए, इसमें बढ़ोतरी आई है और इसके जरिए में अर्ली एक्शन हो रहा है और जो जानमाल का नुकसान पहले हो रहा था इसमें कमी आई है। इस बार ये जो यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दिया गया है, इसका मूल लक्ष्य यही रहा कि व्यक्ति विशेष और संस्थाओं जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं और जानमाल नुकसान को कम करने के लिए सक्षम हो रहा है, इसको स्वीकृति दिया जाए। आपको पता होगा कि पास्ट डिकेड में भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। हमारे फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 40 to 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारे जो सेवाएं हैं मौसम और जलवायु की, वो लोगों के पास पहुंचने के लिए हम सभी तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ पूर्वानुमान नहीं देते हुए हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जारी कर रहे हैं। लोगों को ये पता चलता है कि वो उनको क्या एक्शन लेना है। अगली खबर, समंदर में आग से तबाही, केरल तट पर जहाज में धमाका, चारों तरफ मची चीख पुकार। अरब सागर में केरल तट के पास सोमवार सुबह एक बड़े विदेशी मालवाहक जहाज में आग लग गई।
इस आपात स्थिति में भारतीय तटरक्षक बल ने बचाव अभियान चलाया। जहाज मुंबई की तरफ आ रहा था। इस दौरान 20 कंटेनर समुद्र में गिर गए। जहाज में कई विस्फोट और आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं। जहाज पर सवार 22 कर्मियों में से 18 समुद्र में कूद गए। उनको बचा लिया गया है। 4 कर्मी अभी भी लापता है। जानकारी के मुताबिक जहाज अभी डूबा नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह एर्नाकुलम और कोझिकोड के जिला कलेक्टरों से आवश्यक तैयारी करने को कहे, ताकि अगर जहाज के कर्मियों को केरल तट पर लाया जाता है तो उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सके। अगली खबर, मोदी सरकार को 11 साल पूरे। अखिलेश यादव क्यों बोले 20 साल का देना होगा लेखा जोखा। मोदी सरकार को आज यानी 9 जून को 11 साल पूरे हो गए हैं। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। सपा प्रमुख ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि एक हिंदी कहावत है कि एक पे एक 11 और दूसरी से है 9 तो 11। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 11 साल का नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल मिलाकर कुल 20 साल होते हैं। इन 20 वर्षों का हिसाब जनता को देना होगा। सरकार को तमाम क्षेत्रों में अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश करना चाहिए। बधाई देना चाहता हूं कांति सिंह जी को और हमारे सांसद एसपी सिंह जी को, जिनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज उनकी बायोग्राफी का विमोचन था। इस बायोग्राफी को जो भी पढ़ेगा उसे प्रेरणा मिलेगी और इस बायोग्राफी में पूरी जर्नी है लाइफ की, पॉजिटिविटी है और किस तरीके से संघर्ष कर करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और आज की परिस्थितियों में समाज की तमाम रूढ़िवादी चीज़ों से लड़ते हुए संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। और जो किताब का शीर्षक लिखा है छूना है आसमान, इसका मतलब यही है कि जीवन भर संघर्ष करते रहना है और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए लगातार आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का रास्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं दिल्ली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संबोधित कर रहे हैं। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, एक पे एक 11 और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज़्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो। और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी कि IAS को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, कमीशन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे शुद्ध, गाँव में अभी भी कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है, आप किसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। फसलों का कोई एरियल सर्वे करता है? कोई आप रिमोट सेंसिंग के अधिकारी हैं आप क्या?
आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आपको किसान के सामने जाना चाहिए, फेस करना चाहिए किसान को। और खेती बाड़ी कहाँ पहुंच गई, किसान को क्या लाभ पहुंचा है, तो ये तमाम सवाल हैं जो उपलब्धियां या नाकामी के उस पर आकलन जनता करेगी। मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली गए हैं, लोग भी इन खबरों को खबर मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पे महंगाई है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के कारण मांगते मांगते न्याय के लोगों को सल्फास खाना पड़ रहा है, थाने में जान जा रही है, पुलिस सड़क पे पिट रही है। और पुलिस जब सड़क पे पिट रही है तो पुलिस अन्याय कर रही है लोगों पर, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के नाम बता सकते हैं जिसमें सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। सर, यूपी में कार्यवाहक डीजीपी कब मिलेगा उत्तर प्रदेश? स्थायी सरकार जब होगी तब, और 2027 के बाद आपको बहुत स्थायी डीजीपी मिलेंगे। सर, आपने शिक्षा की बात की, पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही, उनके लिए पढ़ाई छोड़ना, पार्टी के एडमिशन में नहीं। मैं दोनों लोगों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि जहां समाज की सेवा कर रहे हैं वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ये परिवार लेकर के आया है। और दोनों लोगों ने मिलकर के जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, इसी तरह के लोग अगर और हों समाज में तो मैं समझता हूँ हमारा उत्तर प्रदेश बहुत प्रोग्रेसिव दिखाई देगा, बहुत पॉजिटिव सोच के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। जहाँ तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, ये सरकार रूढ़िवादी लोगों की है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए शिक्षा महंगी कर रहे हैं जिससे गरीब आदमी शिक्षित न हो पाए। अगली खबर, तिरुवनंतपुरम श्री चिन्ना तिरुनाल संस्थान में उपकरणों की कमी से सर्जरी स्थगित। श्री चिन्ना तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी के चलते कई सर्जरियों के स्थगित होने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह मामला मीडिया में जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि संस्थान के बाहर मीडिया के माध्यम से जो मुद्दा उठाया गया है उसे उसके वास्तविक आकार से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यह उतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं थी, हमने इस पर बैठक की और गंभीर विचार विमर्श किया। उनमें से 99% समस्याएं अब हल हो चुकी। 11 साल में जो उन्होंने कार्य किया उसका लेखा जोखा देश के सामने रखना चाहिए, और लेखा जोखा जब रखेंगे तब हवाई बातें ना करे, तो तथ्य के साथ बातें करे। कि जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, जो लोकमान्य है, और तांत्रिकता के साथ उस पर ही पूरे वर्ल्ड का कारोबार चलता है, जिसके वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, और तमाम जो संगठना चलती है, तो वही मापदंड के साथ वो अपना चिट्ठा खोले। 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था भारत का, आज कितना है, उस वक्त जीडीपी का जो ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, आज कितना है, हंगर जो इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या स्थिति है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या कितनी है, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जाते हैं, किसान की आय में कितना बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी के कारण कितना अतिरिक्त जो भार है वो किसान पे पड़ा है, ये सारा वो रखे। और उसके साथ साथ 14 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का उनका वादा था, उसका क्या हुआ। उस हिसाब से अभी तक यदि हम 11 साल का हिसाब लगाए तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ जनरेट हुई, ये वो बताएं। 100 जो शहर है उसको स्मार्ट बनाने की उन्होंने बात कही थी, वो सौगात दी थी। वो 100 कौन से जिले गांव है, शहर है कि जिसको उन्होंने स्मार्ट बना दिया है, वो बताएं। उसके बाद में कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाले, ये बताएं। किसान की जो आय है उसको दुगना करने की बात है, लागत मूल्य से 1.5 गुना फसल को गारंटेड दाम देने की बात थी, उसका क्या हुआ। स्वामीनाथन आयोग जो लागू करने की बात थी वो कहां तक गई। पेट्रोल 35 रुपए किलो लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। डीजल 25 रुपए लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। सिलेंडर जो है वो 100 रुपए में मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। ये तमाम बातें भी वो उसके साथ बताए तो उनकी डंडोरा पीटने का कोई मतलब रहेगा, अन्यथा ये विफलता से परिपूर्ण और देश को पीछे लेके जाने वाला एक कार्यकाल, ये जो तथ्य है उस जनता के सामने आ जाएगा।
अगली खबर, पंजाब में नशे के खिलाफ ऐसी छिड़ी जंग। पंजाब को नशा मुक्त बचाने के लिए राज्य सरकार ने मुहिम तेज कर दी है। इसी के चलते पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि सीएम भगवंत मान सरकार के तहत राज्य में नशे के खिलाफ युद्ध चलाया जा रहा है। आज तक एनडीपीएस एक्ट में हम 9,580 से ज्यादा मुकदमे लोगों के खिलाफ दर्ज किए हैं, जिनमें से हमने लगभग 16,348 लोगों को अरेस्ट किया है, उनको जेल में डाला है। 11 करोड़ से अधिक की ड्रग्स मनी रिकवर की। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पंजाब बहुत जल्द नशा मुक्त बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि आज जो युद्ध नशे के विरुद्ध हमारी कमेटी बनी हुई है, उसकी मीटिंग हुई है। इससे पहले पंजाब में 7 मई से नशा मुक्ति यात्रा नामक नशा विरोधी जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया गया था, जो राज्य भर के हर गांव और नगर पालिका वार्ड को कवर करेगा। देखिए, युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम है पंजाब में, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में पंजाब में चल रही है। आज तक एनडीपीएस एक्ट में हमने 9,000 से ऊपर मुकदमे जो है लोगों के खिलाफ दर्ज किए हैं। 9,580 जो मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं, जिनमें से हमने लगभग 16,348 लोगों को उनको अरेस्ट किया है, उनको जेल में डाला है। तो बहुत बड़ी ह्यूज रिकवरी हुई है। तो 11 करोड़ से ऊपर जो ड्रग मनी, वो भी डिफरेंट पीपल से अब तक हमने रिकवर किया है। तो ये बहुत शानदार हमारी मुहिम चल रही है। बहुत जल्द पंजाब जो है वो नशा मुक्त बनेगा। आज जो युद्ध नशे के विरुद्ध हमारी कमेटी बनी हुई है, उसकी आज मीटिंग हुई, जिसमें हमने एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अलाउ किया है कि जो हॉस्पिटलों में क्योंकि अब मरीजों की गिनती बढ़ रही है, जो लोग ड्रग एडिक्ट थे, जो नशा करते थे लोग, उनका इलाज भी हमने करना है। तो उसका इलाज के लिए हमने 200 साइकोलॉजिस्ट जो है उनको भर्ती करने का फैसला किया है, और 1,000 एडिशनल बेड जो है उसका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथनिंग किया है। और इसके अलावा 1,000 बेड जो है वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनमें भी हमने अलाउ किया है, ताकि जहां कोई गिनती बढ़ेगी, जब थोड़ी इंक्रीज होगी, तो उन मरीजों को हम प्राइवेट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो स्कैटरिस्ट हैं वो हमने भर्ती करने का फैसला किया, उनको हम पैनल करेंगे, उनको हर डेली वो 2 घंटे हमें सेवाएं देंगे। तो उसके लिए हम 3,000 रुपया देंगे उनको, यानी कि 1,500 रुपया पर आवर के लिए उनकी हम सेवाएं जो है ले लेंगे। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा दादरी के विधायक की बेटी पर घर में घुसकर मारपीट के आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना के आरोप में दादरी की विधायक तेजपाल नागर की बेटी पर लगे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दादरी के विधायक तेजपाल नागर की बेटी पर मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई और मामला दर्ज करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा की पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी में गाड़ी टकराने के विवाद में ने हिंसक रूप लिया है। इसमें एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरी महिला के घर में घुसकर मारपीट की। इस घटना में महिला घायल हुई है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस हमले में उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गई है। मारपीट और गाली गलौज करने के बाद वे मौके से चले गए। 4th लेडी और थी, जिसका नाम मुझे नहीं पता कौन थी, मगर वो भी है सोसाइटी की। इन्होंने वहाँ खूब मारा पीटी करी है। मेरी छोटी बेटी को भी खूब मारा इन्होंने, उसको धक्का दिया, उसकी इंजरी होते होते, अच्छी खासी इंजरी होते होते बची है उसकी। पॉलिटिकल का भी नाम मारा है। इनके फादर जो है प्रियंका जी के, वो इस टाइम करंट विधायक है ग्रेटर नोएडा दादरी एरिया के। ठीक है, तो फिर अब आप अपने विविधता लेकर आए, तो क्या मेरी इस टाइम वाइफ की MLC हो गई है, FIR दर्ज हो गई है, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आज छुट्टी होने के से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने उनको फोर्टिस में एडमिट करा, क्योंकि काफी उनको पेन हो रही है, हेड इंजरी है उनकी और काफी वीक है उस टाइम। अतुल कुमार गुप्ता। क्या हुआ था आपकी बीवी का, थोड़ा बता दीजिए। मेरी बेटी और मेरी वाइफ दोनों पास की सोसाइटी में ABJ मार्केट में गए हुए थे, वहां से वो निकल रहे थे, तो अपनी गाड़ी बैक करते समय उनको नहीं पता कि किसी की गाड़ी को उनसे टच हुई है, मगर जो सेकंड एक्यूज है उनका कहना है कि उन्होंने मेरी गाड़ी को हिट करा, जबकि उनको नहीं पता कि उनकी गाड़ी कहीं पे भी किसी से टच हुई है, ना उसमें कोई माइनर निशान है, ना किसी तरह का कोई खरोच रख भी नहीं है। तो ये अपने सोसाइटी वहां से निकल के सोसाइटी की तरफ आ रहे थे, तो जिस लेडी का सेकंड का एक्यूज है कि गाड़ी हिट हुई है, वो पीछे से आई बहुत तेज से रैश ड्राइविंग करती हुई, और बीच सड़क में अपनी गाड़ी लगा के मेरी वाइफ की गाड़ी रोकी उन्होंने, ठीक है, और बहुत गंदी लैंग्वेज में बातें करी, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए। तो उसके बाद वो दोनों अपने घर चली गई, वो भी चली गई और मेरी वाइफ भी चली गई। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद ये लेडी अपनी को 3 साथियों को लेके मेरे घर में, जब मैं घर पे नहीं था,
विदाउट माई परमिशन, विदाउट किसी की परमिशन आई, गार्ड इनके पीछे आया, हमारे सोसाइटी का टावर गार्ड जो था, मगर इन्होंने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया और ये अंदर जाके इन्होंने मारापीटी करी मेरी वाइफ से। मेरी छोटी माइनर बेटी है 15 साल की, उससे मेरी 23 साल की बेटी है, उससे, और आराम से घर में बैठ कर ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे। उन्होंने इनको साफ कहा हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगली खबर, गुजरात हाई कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी, पुलिस मौके पर पहुंची। गुजरात उच्च न्यायालय को ईमेल के माध्यम से बम उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक धमकी भरा ईमेल कोर्ट प्रशासन को भेजा गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर सफीन हसन ने पुष्टि की है कि पुलिस की टीमें मौके पर तैनात हैं और जांच जारी है। कोर्ट परिसर में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की कड़ी तलाशी ली जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह ईमेल किसने भेजा और कहां से भेजा गया। हालांकि अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सावधानीवश कोर्ट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। भूल ही गए, हालो ने आ जाओ। बस भाई अभी उसका नहीं है कैमरा लाइन है। गुजरात हाई कोर्ट में बोलती देवानी धमकी बढ़िया बाद हाईकोर्ट का प्रवेश सरकार से पहले संपूर्ण टेक्निकल आयोजन की पुलिस द्वारा मैट्रिक एक्शन અને દીપક વિના સાધન के द्वारा चेकिंग कराई रही है। हाईकोर्ट में टीम की संख्या से लक्षित कैम्प तेरी पर तपास કરવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે ડીએસપી ટીમ, ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે અને તપાસ કરશે કે કેમ તેની ચકાસણી કરી છે। ઉપરાંત જે પણ કોઈ વકીલ હોય અથવા તો પ્રતિવાદી હોય તે હાઈકોર્ટનો પ્રવેશ કરતા ચેકિંગ હાથ ધરાવે છે। કોઈ પણ પ્રકારની સુરક્ષા રાખેલી છે। शैलेश बगड़ा था, गौरव पटेल, जी मीडिया, अहमदाबाद। चलो भाई रेडी। બધું અંદર અંદર છે રમવું ક્યાં છે। हेलो 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 બધા આ બાજુ કરે કે બાજુ જાવે ક્યાંથી પણ હું આવું બધું ત્યાંથી પેલો વ્હાઈટ એલી કરતા ઉપર ચડી ભાઈ એ પાછળથી વ્હાઈટ એલી બધા પીછો લખી જશે। એટલું હેલું નથી ભાઈ, મોઢામાં કરી જાય બધા અંદર। આપણે 3 જણા છે આમાં ક્યાં હોય 3 જણા। अगली खबर, एक साल में ओडिशा का पीएम मोदी का छठा दौरा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ओडिशा के मंत्री सुरेश पुजारी ने पीएम मोदी के पूर्वी भारत से जुड़ाव को रेखांकित किया है।
भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार जहां अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर रही है, वहीं यह केंद्र सरकार के 11वें वर्ष से मेल खाता है। मंत्री ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं और यह बीते 1 साल में उनका 6ठा दौरा होगा। सुरेश पुजारी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम ने किसी राज्य का से अधिक बार दौरा किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें पूर्वी भारत और ओडिशा से खास लगाव है। It's 11th year today itself when Sri Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India. We were placed 11th in the world so far as the size of the economy of a country is concerned. During the first tenure as well as the second tenure, both the tenure put together within a span of 10 years, we became the 5th largest economy of the world. From 11th position, we climbed up to the 5th position. And during the first year of the third term, from 5th position, we have pushed Germany behind. And now we are the 4th largest economy of the world. And hopefully by the end of next year, we will be pushing Japan also, and we will be securing the 3rd position so far as the size of economy of a country is concerned. So we have a mission to make India the largest economy of the world by 2047. Odisha government will be completing 1 year in office, which coincides simultaneously with the 11th year of the central government. The Prime Minister will be coming on 20th of this month, and this will be his 6th visit to Odisha within 1 year. I do not know whether he has visited more than 6 occasions to any state of India. So he loves India. He is deeply connected with the growth of Odisha and development of Odisha, and perhaps to translate our dream for a new Odisha, self-reliant Odisha, develop Odisha. The central government during last 1 year has contributed a lot and provided all type of assistances, including funding. And we, ye dil mange more, we will be expecting more in the next year to take Odisha to new height of prosperity and glory. Thank you. Sir, last question, sir. If you talk about in the last 1 year, what are the major achievements of BJP government in Odisha? Well, we had promised 21 problems to be addressed in the event of formation of a BJP government in Odisha. We have 21 promises. We have already completed and put into motion 11 promises. 800 rupees per quintal over and above the minimum support price for paddy. The day the government was sworn in, we did it. We promised 50,000 for every mother of Odisha who are above 18. We have provided Subhadra Yojana to 1 crore 5 lakhs women in the state. We had promised to open all the 4 gates of Lord Jagannath. We did it the next day after taking over the government and taking oath. The next day we did it. So we have already fulfilled the promises, 11 promises after out of 21 promises, and rest promises will fulfill in the coming year. So achievement, I think remarkable achievement. No government in the past within a span of 1 year has achieved such developmental work in Odisha. We are providing land to the landless, and we assure you by the end of the tenure, no one in Odisha will be a homesteadless person. We have made the leased land not transferable and heritable. Even we have made amendment in the law, as a result of which now a person having less than 4 decimil of land will be treated as landless person. We have provided land to the educational institution from primary school to the university.
and 95% patta have already been issued. Earlier, less than 20% educational institutions had pattas. Now 95 educational institutions have pattas of their own. The column 2 correction is already started operating everywhere. Now also the patta stands recorded in the name of the grandfather. We will ensure that the future present generation will get their entry in the patta by the end of the tenure of this government. So remarkable achievements has been achieved, and hopefully with the support of the people, we will take Odisha to new height of prosperity and glory. Thank you. अब वक्त हो चला देश को ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। अब तक लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।